हेलो क्लास 9। ये बेटा यहाँ तक हुआ था, ठीक है ना। ये एक्टिविटी 8.1 और 8.2 कॉमन सेंस वाली चीज़ें थी, जिससे मैंने बोला था आप लोग देख लेंगे। मोशन मैंने जो समझाया था उसी के रेस्पेक्ट में कुछ एक्टिविटीज़ हैं, वो देखना था आपको। थिंक एंड एक्ट, ये थोड़ा सा देखते हैं कि क्या ये बोलना चाह रहा है एक्चुअली। विच समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाई द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अस, स्पेशली इफ दैट मोशन इज इरेक्टिक एंड अनकंट्रोल्ड एज ऑब्जर्व इन अ फ्लडेड रिवर। मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ मोशन अनकंट्रोल्ड होते हैं, तो उससे डर और और डर लगता है हमें, ठीक है ना। डर लगता है या और कैजुअलिटीज़ होने के चांसेस होते हैं, ठीक ना। जैसे फ्लडेड रिवर हो गया, हरिकेन या सुनामी, कुछ भी इस तरह का ना। ऑन द अदर हैंड, कंट्रोल्ड मोशन कैन बी ए सर्विस टू ह्यूमन बींग सच एज इन द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है वो, हाइड्रो मतलब पानी हो गया, एक तरह से पानी के कंट्रोल्ड मोशन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं हम, तो उसको ये एक तरह से कंट्रोल्ड मोशन है, ठीक है ना। और अनकंट्रोल जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गया, ये सब उसी वाटर की रेस्पेक्ट में हम दोनों बातें कर रहे हैं। डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द इरेक्टिक मोशन ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड लर्न टू कंट्रोल देम। मतलब ये हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है क्या, कि जो इरेक्टिक मोशन है, अनकंट्रोल्ड मोशन है कुछ ऑब्जेक्ट्स के, उन्हें कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है और कैसे ज़रूरी है। तो यस, हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि अगर अनकंट्रोल्ड मोशन कॉन्टिन्यूसली होता रहा तो इट्स डेंजरस फॉर ह्यूमन बींग। लाइक इफ़ फ्लड आता रहा, तो हरिकेन आता रहा लगातार, सुनामी, ये सारी मतलब अनकंट्रोल्ड को इफ़ वी कन्वर्ट इनटू कंट्रोल देन इट इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग। लाइक जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है, बिजली पैदा करते हैं हम, वाटर का यूज़ करते हैं। कंट्रोल्ड मोशन ऑफ वाटर इज़ यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये मतलब थिंक एंड एक्ट का मतलब था सीधा मोशन को इसने एक तरह से, इस पैराग्राफ से ही हमें मिला कि मोशन को इसने दो पार्ट में डिवाइड किया, कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग एज वेल एज नहीं यूज़ करें यहाँ, दो अनकंट्रोल्ड इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग। आई टोल्ड द रीज़न। ओके, अब चलिए डिस्क्राइबिंग मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। सी, वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाई स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट होता है, जैसे आप लोग ने मैथ्स में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट। किसी ऑब्जेक्ट की कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लोकेशन कैसे डिनोट करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट होता है। जैसे मान लो ऐसे कुछ पढ़ा होगा मैथ्स में आपने, इस तरीके से कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पे 1, ये 0 होगा, है ना। ये 1 हो गया, मान लो ये 2 हो गया। एक सेकेंड अब से बनाते हैं, रेफरेंस पॉइंट समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। ये एक्स हो गया, ये वाई एक्सिस हो गई, ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जा रहा है, 1 मिनट। ये एक्स, ये वाई, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना। ऐसे एग्जांपल ले रहे हैं, 1, 2 और 3 इसके ऊपर, मतलब ये 3 है, ठीक है ना। देखिए, इस अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, 0, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे है कहीं, देखिए एक्स पे भी 1 मूव किया और वाई पे भी 1 मूव किया, तब तो यहाँ पहुँच रहा है ना वो, ये 1 पे ही है, मतलब ये 1 पे है, ठीक ना। इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1 और 1। तो ये इसकी पोजीशन है, ये रेफरेंस पॉइंट इसका। देखिए, लोकेशन बाय ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइंग ए रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट यहाँ 0, 0 है। इस 0, 0 के रेस्पेक्ट में हम अलग अलग कोऑर्डिनेट हमें मिलता जाएगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का, वही उसकी पोजीशन हो जाएगी, ठीक है ना। जैसे अगर इसको पूछा जाए, यहाँ मान लो ये ए है कोई, पहले यहाँ था तो 0, 0 पे था, अब यहाँ पहुँच गया तो कितने पे हो गया, 1, 1 पे। इस रेफरेंस पॉइंट 0, 0 के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन डिसाइड होती चली जाती है, कोई भी ऑब्जेक्ट या डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो, ठीक है ना। तो रेफरेंस पॉइंट का समझाने का मुझे मतलब यहाँ सीधा रेफरेंस पॉइंट 0, 0 होगा। लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एन एग्जांपल। लेट अस एज्यूम दैट ए स्कूल इन ए विलेज इज़ 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन। 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा में एक स्कूल है। जैसे मान लो ये रेलवे स्टेशन है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ होगा ऑब्वियसली, इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। तो ये रेलवे स्टेशन अगर है तो 2 किलोमीटर नॉर्थ में एक स्कूल है, ठीक है। अब क्या है, वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू रेलवे स्टेशन। इस रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में हमने नॉर्थ से बताया ना, हो सकता है इधर कुछ हो तो इसके साउथ में होगा, ठीक है ना। तो
तो रेलवे स्टेशन, वी हैव स्पेसिफाइड द पोजीशन ऑफ द स्कूल विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। इन दिस एग्जांपल द रेलवे स्टेशन इज़ द रेफरेंस पॉइंट। वही जैसे मैंने 0 बताया था, तो 0 के रिस्पेक्ट में 1 होगा या 1 होगा या 1 होगा, ठीक है ना। वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर, एक सेकेंड, वी कुड हैव ऑल्सो चूजन अदर रेफरेंस पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। और भी हम चुन सकते हैं, मतलब रेफरेंस पॉइंट वेरी कर सकता है। देयरफॉर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। एक रेफरेंस पॉइंट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिसाइड करने के लिए, और उस रेफरेंस पॉइंट को क्या बोलते हैं? ओरिजिन। लाइक हमने ये जो वाला जो डिस्कस किया था एक्स और वाई वाला, ये ओरिजिन हो इसको बोलते हैं, और इसी को रेफरेंस पॉइंट भी बोलेंगे, क्योंकि यहीं से फिर कहीं भी ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसकी लोकेशन मतलब कोऑर्डिनेट में आ जाएगी, ठीक है ना। और उसको बोलते क्या रेफरेंस पॉइंट को? नॉर्मली ओरिजिन। ओके, चलिए आगे चलते हैं। पता चल गया ना, ये डिस्क्राइबिंग मोशन 8.1 है ये, इसका मतलब मैंने पूरा इस पैराग्राफ का बता दिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। मोशन अलोंग मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन मतलब ट्रांसलेटरी मोशन होगा, इज़ लाइक दिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, आपसे समझाता हूँ, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ट्रांसलेटरी मोशन, एक सेकेंड, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब यूँ ट्रांसलेट करता चला जाएगा, ट्रांसलेट करता चला जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें समझ में आएगा, डोंट वरी, पूरा एग्जांपल ही है इसमें। मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ये वर्ड ध्यान देने की जरूरत है। स्ट्रेट लाइन क्या है? सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज़ द मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। सिंपलेस्ट फॉर्म है ऑब्वियसली, अगर यहाँ कोई है ऐसे मूव कर रहा है तो सिंपलेस्ट मोशन होगा। एलोंगेशन, वी शैल क्या है द सिंपल, ओके ठीक, वी शैल फर्स्ट लर्न टू डिस्क्राइब दिस बाय एन एग्जांपल। एग्जांपल से देखेंगे। कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। द ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम ओ विच इज़ ट्रीटेड एज द इट्स रेफरेंस पॉइंट। मतलब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू होता है, और यही ओरिजिन भी है, क्योंकि वही से मूव शुरू कर रहा है, मूव करना 0 से ही, तो इसको क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन, ठीक है ना। विच इज़ ट्रीटेड एज इज रेफरेंस पॉइंट। लेट ए बी सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स। मान लो ए और बी और सी, पहले यहाँ था ऑब्जेक्ट, फिर सी पे, फिर बी पे, ए पे, या मतलब अलग अलग पोजीशन है उसकी, ठीक है ना, अलग अलग टाइम पे, ठीक है ना। डिफरेंट इंस्टेंट्स मतलब अलग अलग टाइम पे। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू सी, पहले सी पे आएगा, अगर इधर से मूव करना चलेगा तो पहले सी पे आएगा, फिर बी एंड रीचेस ए, फाइनली इट विल रीच एट ए। देन इट मूव्स बैक अलॉन्ग द सेम पाथ एंड रीचेस सी थ्रू बी। फिर यहाँ से रिवर्स करना अगर शुरू होगा, मतलब इधर यहाँ तक पहुँचा ये तक, और फिर इधर से जब रिवर्स करना शुरू होगा तो पहले बी पे आएगा, फिर सी पे, फाइनली मान लो ओ पे आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए थोड़ा सा लंबा है, बट चलिए इसको जो है यहाँ तक कर लेते हैं, एटलीस्ट यहाँ तक, फिर नेक्स्ट पे करेंगे। इसको अपने आप से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं करवा रहा हूँ, वहाँ तक करिए, फिर आगे आगे हम लोग करेंगे, ठीक है ना। ये बात समझ में आई ना? पहले हुआ क्या, यहाँ से उसने शुरू किया, यूँ मूव किया ए तक, और ए से फिर सी तक पहुँचा है, यहाँ तक यहाँ दिया है, रीचेस सी थ्रू बी, मतलब बी के थ्रू सी तक पहुँचता है ए से रिवर्स होने के बाद। अब देखते हैं। द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज़ ओ ए प्लस ए सी। ओ ए प्लस ए सी, ओ से टोटल पाथ लेंथ क्या कितना होगा? देखो ओ ए प्लस ए सी क्यों कह रहा है? क्योंकि शुरू यहाँ से किया उसने और पूरा ए तक गया, और फिर ए से वो रिवर्स हुआ है, यहाँ मान लो यहाँ पहुँचने के बाद रिवर्स हुआ है, ये इतना सी तक पहुँचा है, इसने दिया है ना, रीचेस सी थ्रू बी, मतलब बी से होते हुए सी तक पहुँचा है। तो टोटल लेंथ कितनी ट्रेवल की है इसने? यहाँ से यहाँ तक गया है, मतलब 60 किलोमीटर हो गया, ये हो गया, और 60 से फिर इधर कितना बैक आया है, 25 तक पहुँचा है। तो जोड़ लो यहाँ से कितना गया है, तो देखो क्या है, 60 किलोमीटर उधर से और 35 किलोमीटर रिवर्स वाले में, तो टोटल 95 किलोमीटर जाके सी तक पहुँचने में उसने कवर किया। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। ये डिस्टेंस कवर किया उसने। टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है ना। डिस्टेंस डिस्क्राइब करने के लिए केवल हमें न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, जैसे 60 किलोमीटर या 95 किलोमीटर, ठीक है ना। एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, और डायरेक्शन नहीं, इसमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। पहले बस ये हुआ कि यहाँ से ओ से शुरू किया उसने, मतलब उसी को मैं फिर से यहाँ बताऊँ, ए तक पहुँचा, और ये से फिर सी यहाँ कुछ था तो सी तक पहुँच गया,
तो मतलब इसमें डायरेक्शन नहीं कि किधर मूव कर रहा है, बस टोटल डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ दिखे एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज। इसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज ध्यान देते हैं। द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज इट्स मैग्नीट्यूड, इसको हिंदी में बोलते हैं परिमाण। जो न्यूमेरल वैल्यू होती है किसी चीज़ की, जैसे डायरेक्शन की यहाँ बात नहीं की जा रही इस मोशन में, जो हमने ऊपर ये डायग्राम समझाया है, उसमें केवल न्यूमेरल वैल्यू कि कितना मूव किया, पहले 60 गया, फिर 35 आया तो 95 मूव किया, बस किधर गया किधर आया ऐसा कुछ नहीं। तो केवल जब न्यूमेरल वैल्यू लिया जाए, केवल मैग्नीट्यूड है तो उसको केवल मतलब नंबर है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उसको बोलते हैं उस मोशन का या उस क्वांटिटी क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड, इज इट्स मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन ऑफ सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ से, जैसे मान लो ओ से सी ये फाइनल पोजीशन है, तो ओ से सी की दूरी हम ऑब्वियसली देखिए ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। वही चीज़ ये बोल रहा है उसी का यूज़ करके, ठीक है ना। द मैग्नीट्यूड इज फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ, यस हमने अभी बताया, हाँ। द डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओ टू सी थ्रू ए। समझ में आई बात? देखिए अब यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा, ये यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको। मतलब ये पूछ रहा है कि यहाँ इसमें देखते हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किया, ये बताया कि पहले ओ से ए गया और ए से फिर सी तक आया, ऐसे था कुछ, लेकिन ये डिस्टेंस है ना, न्यूमेरिकल वैल्यू है। लेकिन इसी डायग्राम से हम फाइनली ये भी तो ज्ञात कर सकते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ न जाए फिर वापस ना लौटें, टोटल ओ से सी की दूरी क्या है, मतलब यहाँ से ए तक जाके फिर से सी तक न लौटें, सीधे ओ से सी पे ही पहुँच जाएं, ठीक है ना। तो ये ओ से ए तक जाना और ए से फिर सी तक लौटना, दिस इज डिस्टेंस। बट ओ से डायरेक्टली हम सी पर पहुँच जाएँ, ए के पर ना जाए, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट। अब होता क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर, वही वहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहीं इसीलिए ये आया भी है, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजीशन सी ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ। हाँ बिल्कुल, मैंने ज्ञात किया, बताया भी, दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए। ओ टू सी थ्रू ए, बात समझ में आई? ए से होते हुए डिस्प्लेसमेंट बताएगा, अभी डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट अंदर, ओ टू सी डिस्प्लेसमेंट बताएगा ये थ्रू ए, मतलब ए होते हुए। देखो कवर करना, ए जाना फिर सी तक लौटना, दिस इज डिस्टेंस। लेकिन ए तक न जाके सीधे सी पे ही आ जाना, या ए के थ्रू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, या ऐसे क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि ए ओ से हम शुरू करें और ए से होते हुए सी तक पहुँचें। तो इसमें पूरा प्रोसेस यही है कि ओ से शुरू करें, ए से होते हुए सी तक पहुँचें। तो इस चीज़ में डिस्टेंस क्या है तो और डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सीधा सीधा ओ से अगर हमने शुरू किया, ए तक पहुँचे और फिर सी तक पहुंच गया वापस, तो इसमें डिस्टेंस पूरी कवर होगी, ये 60 और 35 95। लेकिन क्यों कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन दोनों के बीच की है, यानी कि 25 किलोमीटर होगी। बात समझ में? ये अंतर होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, वही आगे डिस्कस किया जाए। दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू सी थ्रू ए, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पॉइंट। ध्यान देना ये लाइन, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज इज डिस्प्लेसमेंट। कहने का मतलब है, एक एग्जांपल से आप समझ लें। देखिए ये यहाँ तक बस डिस्प्लेसमेंट तक आपको पढ़ना है। ये ऊपर वाले जो लाइन ट्रांसलेटरी मोशन था उससे मैंने समझा दिया, यही है। लेकिन एक और एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में कैन से शुरू करेंगे। इस मतलब इस पर कैन पैराग्राफ जो नेक्स्ट वाला है उससे। अब देखिए एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। देखिए मान लो ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और बी पॉइंट, ठीक है। या ऐसे कर लेते हैं सी। अगर कोई एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर है और एक पॉइंट इधर है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है ना। अब ये पूछा जाए कि ए से हमें सी जाना है, बस ये समझो, ए से हमें सी जाना है और रास्ता ऐसे भी है और ऐसे भी है, मतलब डायरेक्ट सी पे भी आ सकते हैं और इधर से भी इधर आ सकते हैं। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे मान लो ए से बी पहले पहुंचा मैं
और सी में पहुंचा, और टोटल मतलब ए से बी की दूरी 5 किलोमीटर, ये भी बी से सी भी 5 किलोमीटर और ए से सी भी 5 किलोमीटर। तो इसमें डिस्टेंस क्या होगा, पहले ए से बी जाएगा बंदा और बी से सी पहुंचेगा, तो 5 और 5 10 किलोमीटर होगा। लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल और फाइनल, शुरू ए से कर रहे हैं और बी के थ्रू सी जा रहे हैं, मतलब सी फाइनल हुआ, तो ए के थ्रू सी, बी के थ्रू सी पहुंचना 5 और 5 10 किलोमीटर। लेकिन ए इनिशियल और सी फाइनल, इसके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इस वो 5 ही किलोमीटर, तो इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्टेंस हुई और ये जो 5 किलोमीटर है वो डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज डिस्प्लेसमेंट, और जिस और किसी रास्ते से जाएँ तो उससे डिस्टेंस, और इसको भी डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट होती है यू कैन आस्क डायरेक्टली। थैंक यू। कैन से हम वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता तो फिर व्हाट्सअप करिए, क्या नहीं आया आई विल डिस्कस, ठीक है ना। कैन से नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। थैंक यू।